मेरे पास ठीक है ये मोबाइल है, ठीक है। इस मोबाइल को मैंने अपने पॉकेट से निकाला और फिर इसमें मैंने रेहान का नंबर डायल किया और उसको मैंने कॉल लगाया। क्या उसको न्यूट्रॉन्स ने कहा कि ईमान तुम्हें जाना है और सजाद के लेक्चर सुनना है। मैंने एक रोबोट को इस जगह पर रोड पर रखा, ठीक है। और उस रोबोट के सामने दो रास्ते, एक ए रास्ता और एक बी रास्ता। कुरान में भी अल्लाह ताला कुरान में चैप्टर 18 वर्स 29 में कि फमन शाह फलयुमिन वमन शाह फलयकफुर, जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे ईमान ना लाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। My dear friends, I welcome you all wholeheartedly with sweet feelings, with Islamic greetings. Assalamu alaikum. Today I'm gonna tease a very important topic, that is, do we have free will or not? क्या हमारे पास फ्री विल है या नहीं? क्या हम अपने लाइफ में जो भी फैसले करते हैं वो हम सोच समझ कर कॉन्शियसली करते हैं, या हमारे जो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे अंदर केमिकल फंक्शनिंग चल रहे हैं और बायोलॉजिकल फंक्शनिंग चल रहे हैं, उसकी वजह से हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने लाइफ में फैसले कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि जब फ्री विल की बात होती है तो आपके दिमाग में क्या इमेज पैदा होता है? आप क्या सोचते हैं कि फ्री विल है क्या? मीन्स मैं जो फ्री विल ये है कि मैं चाहूँ कि आगे मूव करूँ, ठीक है। मैं चाहूँ कि किसी को सलाम करूँ, कुछ भी करूँ, तो ये क्या है? ये फ्री विल है। आपका यही आइडिया है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ जुमले कहना चाहता हूँ और आपका जवाब मैं लास्ट में पूछूंगा। मेरे पास ठीक है ये मोबाइल है, ठीक है। इस मोबाइल को मैंने अपने पॉकेट से निकाला और फिर इसमें मैंने रेहान का नंबर डायल किया और उसको मैंने कॉल लगाया। तो ये मैंने खुद किया है पॉकेट से निकाल कर, या मेरे न्यूरॉन्स, प्रोटॉन्स ने, उन्होंने मेरे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल वेव्स क्रिएट किए, स्टिमुलेट किए, फिर उसकी वजह से मैंने ये किए। और मिसाल के तौर पर ईमान यहाँ पर आई है, ठीक है, और उसने लेक्चर को अटेंड किया। उसने कहा कि यार मुझे सज्जाद के लेक्चर सुनना है, और उसने स्लीप नहीं किया, उसने फ्रेंड्स के पास नहीं गया और वो दूसरी तरफ नहीं गया, उसने मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं किया और वो यहाँ पर लेक्चर अटेंड करने आया। क्या उसको न्यूट्रॉन्स ने कहा कि ईमान तुम्हें जाना है और सज्जाद के लेक्चर सुनना है, या उसने खुद कॉन्शियसली सोच समझकर फुल अथॉरिटी के साथ विदाउट एनी काइंड ऑफ फोर्स वो यहाँ पर आई है? आप क्या सोचते हैं? तो यही बात है ना कि हमारे पास फुल अथॉरिटी है, ठीक है। हम अपने इमोशंस को, सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें, यहाँ पर तुम लोग आए हो, तुम्हें मुझे फुल अटेंशन के साथ तुम सुन रहे हो, कोई मोबाइल भी चला रहा है, तो ये तुम्हारे अथॉरिटी में है, ये तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारे न्यूरॉन्स नहीं कर रहे, ठीक है। यही है हमारा थॉट, यही है हमारा बिलीफ, यही है। लेकिन ऐसे नहीं होता। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे फिलोसफर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स वो कहते हैं कि हमारे पास कोई फ्री विल नहीं, हमें न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और हमें न्यूरॉन्स चला रहे हैं। उसके स्टिमुलस की वजह से हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं, हमें हमारा दिमाग चला रहा है। बहुत सारे ऐसे कहते हैं। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको फ्री विल का डेफिनेशन बताता हूँ कि फ्री विल होता क्या है, उसको मैं डिफाइन करता हूँ। उसका मिसाल कुछ इस तरीके से है कि मैंने एक रोबोट को एक जगह पर, रोड पर रखा, ठीक है, और उस रोबोट के सामने दो रास्ते, एक ए रास्ता और एक बी रास्ता। तो मैं उस रोबोट को कहता हूँ कि रोबोट तुम्हें ए रास्ते पर जाना, क्योंकि मैं उसका मालिक हूँ। तो वो क्या कहेगा मुझे, क्या जवाब देगा? जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं, उसके पास कोई कॉमन सेंस नहीं, उसके पास कोई फ्री विल नहीं, वो रास्ते ए पर चलेगा। अगर मैं बात करूँ इंसान की, तो इंसान को मैं रोड पर रखता हूँ, ठीक है, और उसे मैं कहता हूँ कि रेहान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रेहान को मैंने रास्ते पर रखा और मैंने उसे कहा कि यार तुम्हारे पास ए ऑप्शन भी है, ए रोड पर भी जा सकते हो और बी रोड पर भी जा सकते हो। तो रेहान कहेगा, मैंने कहा कि सज्जाद, मैं तुम्हें कहता हूँ रेहान तुम ए रास्ते पर चलो, तो तुम क्या कहोगे? तुम सोचोगे ना कि यार मुझे ए रास्ते पर जाना है या मुझे बी रास्ते पर जाना है। तो तुम सोच समझ कर कॉन्शियसली विद फुल अथॉरिटी, विदाउट एनी काइंड ऑफ फोर्स, तुम एक फैसला करते हो कि हाँ मुझे
बी रास्ते पर जाना है, क्योंकि सज्जाद में यार गलत हो सकता है। तो ये क्या है? फ्री विल। मैं आपको कुछ साइंटिस्ट पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद फिलोसफर्स, और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ न्यूरो साइंटिस्ट भी बताऊंगा और साइकोलॉजिस्ट भी बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि कहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलती है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा फ्री विल के बारे में। अभी आते हैं साइंटिस्ट की तरफ। साइंटिस्ट में जो सबसे बड़े दो साइंटिस्ट हैं वो हैं फिजिसिस्ट, और ये फिजिसिस्ट हैं न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अगर हम न्यूटन को देखें तो न्यूटन लॉज के मुताबिक वो कहता है कि ये कायनात, ये दुनिया एक घड़ी की तरह है, ठीक है। उसको हम जब क्लिक करते हैं, शुरू करते हैं, उसको जो बटन है वो लगाते हैं, वो शुरू हो जाता है, तो वो टिकिंग करता रहता है। उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, ठीक है। उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो जो है ना बात करे, उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो स्टॉप हो जाए, ठीक है। ऐसे ही उसने कहा कि ये कायनात है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, और हमारी सारी चीज़ें हैं ना वो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। हमारे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ने डिसाइड कर चुके हैं कि 18 साल के बाद यहाँ पर सज्जाद आने वाला है, और सज्जाद यहाँ पर लेक्चर देने वाला है, और आप सब लोग यहाँ पर आने वाले हैं। ये ऑलरेडी हमारा लिखा है। मिसाल के तौर पर ये है कि साथ मुझे कोई ट्रीट देने वाला है, ठीक है, चेजियस पर लेके जाने वाला है, बर्गर खिलाने वाला है, तो ये ऑलरेडी लिखा था 18 साल पहले ही। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि ये बात बिल्कुल इलॉजिकल लग रहा है ना आपको? कैसे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बस ऑलरेडी लिखी हैं, हम विदाउट फ्री विल सब चीज़ें कर रहे हैं? आप क्या फील करते हैं? तो यही है कि ये जो बात है ना कि ये जो न्यूटन लॉज के मुताबिक ऑलरेडी सारी चीज़ें लिखी है, ये मॉडर्न साइंस के मुताबिक और मॉडर्न चीज़ों के मुताबिक ये बिल्कुल इलॉजिकल है, क्योंकि हम फील करते हैं अपने लाइफ में कि हमारे पास अथॉरिटी है। मिसाल के तौर पर मैं मोबाइल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं किसी कोई भी चीज़ अपने लाइफ में कर सकता हूँ। अगर मेरे अंदर कोई इमोशंस पैदा होते हैं, ठीक है, मैं इनको कंट्रोल करके अपने तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। और एक इसका तो बात इलॉजिकल हो गया न्यूटन का, ठीक है, कि हम इसको पर बिलीव नहीं करते कि हमारा जो सारी चीज़ें वो ऑलरेडी लिखे हैं, ठीक है। और दूसरा आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरफ। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि जब उससे पूछा गया कि हमारे पास फ्री विल है या नहीं, तो उसने कहा कि मेरे बड़े भाई की तरह जो न्यूटन है उसकी तरह मैं भी मेरा यही ख्याल है कि हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है, ऑलरेडी सारी चीज़ें लिखी हैं। तो उसने कहा कि हमारा जो लाइफ है, हमारी जो ज़िंदगी है वो एक ट्रेन की तरह है, ठीक है। जो ट्रेन पटरी के ऊपर चलता रहता है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि यहाँ मूव हो वहाँ मूव हो, ठीक है। तो ऐसे ही उसने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, सारी चीज़ें ऑलरेडी डिटरमाइंड है, ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या करने नहीं वाले हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइडेड है। तो उससे पूछा गया कि अगर तुम कहते हो कि सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, तो अगर कोई कातिल, ठीक है, कोई मुजरिम कोई कत्ल करता है, ठीक है, तो उसने तो कत्ल नहीं किया, उसके न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूरॉन्स ने उसके बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर इलेक्ट्रिकल वेव्स पैदा किए, और उसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर मूवमेंट पैदा हुई, और उसकी वजह से उसने उस बंदे को कत्ल किया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा, आप क्या सोचते हैं? उसने कहा कि हाँ, इस कातिल का तो कसूर नहीं है। तो उससे पूछा गया कि तुम फिर क्यों कहते हो कि पुलिस होना चाहिए, कोर्ट्स होने चाहिए, जजेस होने चाहिए, लॉज होने चाहिए? तो उसने ऐसे कहा, यार ये तो बिल्कुल पॉइंट है। तो इसका भी बात क्या हुआ? इसका भी बात इलॉजिकल हुआ। आते हैं न्यूरो साइंटिस्ट की तरफ कि न्यूरो साइंटिस्ट क्या कहते हैं इस फ्री विल के बारे में। जो सबसे बड़ा न्यूरो साइंटिस्ट है वो है बेंजामिन लिबर्ट। उसने 1980s में एक एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट ने उसने लोगों के स्कॉल के ऊपर दिमाग में कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, वायर्स लगाए थे, ठीक है। और इसमें उसने उन लोगों को कहा कि अगर तुम जब कोई फैसला करो अपने हाथ को मूव करने का, तो उस वक्त अपना हाथ मूव करना। इस एक्सपेरिमेंट में उसने ये फाइंड किया कि हमारे जो दिमाग है उसमें 500 मिली सेकेंड्स पहले ही जो रेडीनेस पोटेंशियल है वो ऑलरेडी शुरू होता है। हमारे दिमाग पहले ही अनकॉन्शियसली डिसीजन बना चुका हुआ होता है, वो एक्टिवेट हुआ होता है कि मुझे ये हाथ मूव करना है। तो हमारे फ्री विल के, हमारे जो कॉन्शियस है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होता। ऑलरेडी हमारे अनकॉन्शियस थॉट क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि मुझे अपना फिंगर, ये एक्टिविटी हमारे दिमाग में शुरू हो जाता है। हमारे कॉन्शियस, हमारे दिमाग को पता चले
बगैर, विदाउट नोइंग ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। लेकिन उसने ये भी कहा था, रुको थोड़ा, उसने ये भी कहा था कि जब कोई हमारे दिमाग में कोई फैसला करने का इरादा आता है, उसका वीटो किसके पास होता है? कॉन्शियसनेस के पास होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से आ गया हूँ, ठीक है, मेरा दिमाग ये ऑलरेडी अनकॉन्शियस की तरह ये होता है, ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का पावर, अथॉरिटी किसके पास होता है? हमारे पास होता है, ठीक है। मैं आगे मूव करूँ या ना करूँ, मैं जो है ना किसी से अग्रेसिवली बात करूँ, किसी से अच्छे तरीके से बात करूँ, ये किसके पास होता है? हमारे पास अथॉरिटी होता है। यस, अनकॉन्शियस थॉट्स के हमारे पास ऊपर अफेक्ट होते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने का पावर किसके पास होता है? अथॉरिटी हमारे पास होता है। तो यहाँ पर भी पता चलता है कि हमारे पास फ्री विल है। लेकिन एक और बंदा है, रॉबर्ट स्पल्सकी, वो कुछ ऐसे कहता है कि 1930s में एक इंसिडेंट हुआ था, एक वाक़या हुआ था, थोड़ा गौर से सुनिए। एक वाक़या हुआ था कि एक बंदे ने, एक मुजरिम ने एक बंदे को कत्ल किया, ठीक है, और उसको कोर्ट में लेके गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद उससे पूछा गया कि तुमने इस बंदे को क्यों कत्ल किया? तो उस बंदे ने क्या जवाब दिया कि मैंने तो इसको नहीं कत्ल किया, क्योंकि मेरे पास कोई फ्री विल है ही नहीं। मेरे न्यूरॉन्स, प्रोटॉन्स और इन्होंने मेरे अंदर एनर्जी पैदा की और इलेक्ट्रिकल वेव्स पैदा किए, तो उसकी वजह से मैंने इसको कत्ल किया। तो मेरा तो कसूर नहीं है भाई, मुझे क्यों पकड़ा है तुम लोगों ने, इनको पकड़ो। तो क्या ये लॉजिकल लगता है आपको? तो ऐसे ही रॉबर्ट स्पल्सकी एक बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये जो मुजरिम हैं, ये जो कातिल हैं और दूसरे किस्म के मुजरिम हैं, इनको एज अ मेडिकल पेशेंट ट्रीट किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर मुझे कोई ज़ख़म है, ठीक है, इसको मैं मरहम लगाता हूँ और ये ठीक हो जाता है, ऐसे ही ये जो मुजरिम है, इनको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाए। तो मैं इससे यही सवाल पूछता हूँ कि अगर इनको ऐसे ट्रीट किया जाए, तो कोई बंदा आकर मुझे थप्पड़ मारता है, ठीक है, यहाँ पर स्टेज पर थप्पड़ मारता है, तो मैं उसे कहता हूँ कि यार तुमने तो थप्पड़ मुझे नहीं मारा, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड था चीज़, तो मुझे एक और भी थप्पड़ लगाओ, ठीक है। मैं ऐसे उसको कहूँगा, तुम आप क्या सोचते हो? हाँ, ऐसे तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास फ्री विल है। मैं उसको कहूँगा यार तुमने मुझे क्यों मारा है? तो ये क्या है, ये प्रूव करता है कि उसका भी बात क्या है, इलॉजिकल है। तो इन्होंने भी कोई क्लियर प्रूफ नहीं दिया कि कोई चीज़ डिटरमाइंड है या नहीं डिटरमाइंड है। ऐसे ही जो एवोल्यूशनिस्ट हैं, उसमें आता है हिचिंस और रिचर्ड डॉकिंस, ये भी बहुत ज़्यादा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या हमारे पास फ्री विल है किसी चीज़ को करने का या कोई फैसला करने का, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना भी फ्री विल नहीं है कि हम फ्री विल के बारे में बात करें, ठीक है, कि हमारे पास इतना भी फ्री विल नहीं है कि हम फ्री विल के बारे में बात करें। Lucky one, thank you. I suppose, Dr. Dawkins, I would ask this to you: is there a scientific basis for the concept of free will in human beings? And if not, is there a biological evolutionary reason why all of us believe we have free will? The late Christopher Hitchens, when asked does he believe in free will, replied, I have no choice. तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में हमारा कोई थॉट नहीं है, हम इसके बारे में डाउटफुल हैं, तो वो भी डाउटफुल हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो फिलोसफर्स की बात करते हैं। तो बहुत बड़े जो फिलोसफर हैं, आपके माइंड में कौन आते हैं बहुत बड़े फिलोसफर? एरिस्टोटल, सोक्रेटिस और जो प्लेटो, ये तीन बड़े फिलोसफर्स हैं। इनका जो एजुकेशन है, इनका जो तालीम है, उनसे हमें पता चलता है कि एरिस्टोटल, प्लेटो और सोक्रेटिस ये कहते हैं कि यस, हमारे पास फ्री विल है, हम कोई गुनाह भी कर सकते हैं, सही चीज़ भी कर सकते हैं, हम सीधे रास्ते भी चल सकते हैं और गुमराह के रास्ते भी चल सकते हैं, और जो है ना हिदायत भी हासिल कर सकते हैं। हम कुछ भी अपने लाइफ में कर सकते हैं, हमारे पास बिल्कुल अथॉरिटी, फ्री विल हमारे पास है। लेकिन दूसरे जो फिलोसफर्स हैं बहुत, उनमें से आता है बैरुख स्पिनोज़ा, और उसमें आता है फ्रेडरिक नीत्शे, और उसमें जो दूसरा आता है आर्थर शोपेनहावर। ये कहते हैं कि हमारे पास फ्री विल नहीं है, हमें जो केमिकल्स, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें चलाते हैं। अभी आते हैं साइकोलॉजी की तरफ। आप क्या सोचते हैं कि हम साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट, फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने पढ़ा है साइकोलॉजी, क्या हमारे पास फ्री विल है या नहीं? क्या सोचते हैं? हाँ,
ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी में 5 अप्रोचेज हैं, ठीक है। उनमें 2 अप्रोचेज हैं, कॉग्निटिव और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। उसमें हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे पास फ्री विल है, हम अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने लाइफ को बर्बाद भी कर सकते हैं, उसको अच्छा भी बना सकते हैं, हम कामयाब भी हो सकते हैं, हम नाकामयाब भी हो सकते हैं, वो हमारे अथॉरिटी में है। हम जितना मेहनत करेंगे, जो भी करेंगे, वो हमारे पास फ्री विल है उसका, हमारे पास वोल्यूशन है, हमारे पास जो है ना इसका अथॉरिटी है, जो भी हम करें अपने लाइफ में, ठीक है। ये 2 अप्रोचेज हमें बताते हैं, लेकिन 3 अप्रोचेज हैं जिसमें बिहेवियरल अप्रोच आता है, न्यूरोसाइंस अप्रोच आता है और साइकोडायनामिक अप्रोच आता है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है वो है सिगमंड फ्रॉइड। आपने इसका नाम सुना होगा, सिगमंड फ्रॉइड। उसका साइको एनालिटिक थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। वो अपने साइको एनालिटिक थ्योरी में बताता है कि हमारा दिमाग एक आइसबर्ग की तरह होता है, उसका टॉप पार्ट होता है और उसका मिडिल पार्ट होता है और उसका लोअर पार्ट होता है। तो ऐसे ही हमारे दिमाग के तीन पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट ऊपर होता है, एक नीचे और एक मिडिल में। और जो ऊपर का पार्ट होता है वो कॉन्शियस होता है, और जो नीचे का होता है, मिडिल होता है, वो प्री कॉन्शियस होता है, और जो लास्ट होता है वो अनकॉन्शियस होता है। कॉन्शियस वो थॉट्स होते हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं और हमें पता है कि मुझे इस फ्रेंड से मिलना है, मुझे इधर जाना है, मुझे ये किताब पढ़ना है, मुझे ये चीज़ खानी है, मुझे चाय पीना है, मुझे इसको ट्रीट देना है। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में पता होती हैं। प्री कॉन्शियस वो होते हैं जो कि हमारे दिमाग में होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। मिसाल के तौर पर रेहान, ठीक है, रेहान कहता है कि सजाद यार चलो मुझे शॉपिंग करना है, मुझे शूज़ लेना है, ठीक है। तो उस वक्त मैं कहता हूँ कि हाँ यार मुझे भी शूज़ लेना है अपने सिस्टर के लिए। वो मेरे प्री कॉन्शियस में होता है लेकिन उस वक्त याद आता है जब उसको उसका क्यों मिलता है, मुझे ट्रिगर होता है, ठीक है। वो हमारे दिमाग में होता है लेकिन उस वक्त पता चलता है जब कोई बंदा उसके बारे में बात करता है, ठीक है, वो हमारे माइंड में याद आ जाता है हमें, ठीक है। और जो तीसरा चीज़ है वो है अनकॉन्शियस। वो चीज़ें जो कि हमारे दिमाग में होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। आप लोगों ने अनकॉन्शियस के बारे में पढ़ा होगा, क्या सोचते हैं आप अनकॉन्शियस क्या होता है? अनकॉन्शियस वो थॉट्स होते हैं जो कि रिप्रेस, ठीक है, रिप्रेस थॉट्स होते हैं हमारे दिमाग के अंदर, हमारे बचपन के थॉट्स होते हैं, जहाँ हमारे लाइफ में कोई हम किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, या हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ है, उसने हमारे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा थॉट्स पैदा किए हैं और वो हमारे बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा दिमाग पर असर करते हैं और हमें पता ही नहीं होता। जैसे कि रेहान, तुम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हो लेकिन तुम्हें पता ही नहीं होता कि यार मैं अग्रेसिव क्यों होता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा, मैं बात करता हूँ, ठीक है, किसी के साथ बात करता हूँ और कोई सिगरेट का हैबिट होता है किसी बंदे को, वो कहता है कि मैं दोस्त के साथ जो है ना सिगरेट नहीं पीऊँगा, ठीक है। तो वो बात करते करते वो सिगरेट पीना शुरू करता है, उसको पता ही नहीं होता कि यार मैंने सिगरेट कहाँ से निकाला है। तो ये क्या होता है, ये अनकॉन्शियस का इफेक्ट होता है। और अनकॉन्शियस में फ्रॉइडियन स्लिप भी आता है, आपने पढ़ा है फ्रॉइडियन स्लिप। ये कुछ इस तरीके से होता है कि अगर मेरा कोई निकनेम है, ठीक है, मुझे गांव में सज्जू कहते हैं, ठीक है, तो मुझे सज्जू कहते थे, ठीक है, लेकिन मेरा नाम सज्जाद है। तो जब मेरे फ्रेंड्स मिसाल के तौर पर वहाँ पर आते हैं, गुफ्तगू होता है, ठीक है, शुरू होता है, तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली विदाउट नोइंग अनकॉन्शियसली वो मुझे सज्जू कहना शुरू करते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि वो मेरा निकनेम जो है ना कहना शुरू करते हैं। तो ये क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है। और इस सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सब्र करें। उसने कहा कि हमारे जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं वो तो कंट्रोल करते हैं हमारे दिमाग को, लेकिन हम इनको ट्रीट भी कर सकते हैं। किसके ज़रिए? अपने ड्रीम्स के ज़रिए और कॉग्निटिव थेरेपी के ज़रिए और काउंसलिंग के ज़रिए। अगर तुम्हारे साथ कोई मसला है, अगर तुम किसी मसले से गुजर रहे हो, तो कॉग्निटिव थेरेपी के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या क्लैरिटी इतना ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पर कुछ कहते हैं डिटर्मिनिज्म, सब चीज़ें डिटरमाइंड है, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास अथॉरिटी है, कि फ्री विल है, ठीक है। तो आते हैं अभी कुरान मजीद की तरफ कि अल्लाह ताला इस्लाम में क्या कहता है, ठीक है, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। आप लोग क्या सोचते हैं कि फ्री विल के बारे में इस्लाम क्या कहता है? ठीक है, आप लोग कहते हैं कि ऑलरेडी सारी चीज़ तकदीर में लिखा है, सब चीज़ उसके मुताबिक होता है।
ठीक है, बिल्कुल यही सही है कि कुछ चीज़ों में हमारे पास फ्री विल होता है और कुछ चीज़ों में हमारे पास फ्री विल नहीं होता। मिसाल के तौर पर हमारा क्या कलर होगा स्किन का, हम किस फैमिली में पैदा होंगे, गरीब फैमिली में पैदा होंगे, अमीर फैमिली में पैदा होंगे, हमारा डेथ कब होगा, ये सारी चीज़ें किसने ऑलरेडी प्री ऑर्डेंड है। कुछ चीज़ें प्री ऑर्डेंड होते हैं और कुछ चीज़ें हमारे पास फ्री विल होता है। मिसाल के तौर पर हम गुमराही के रास्ते पर चलें, हम सीधे रास्ते पर चलें, ठीक है, हमारे पास अथॉरिटी है। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को फ्री विल दिया है कि हम अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, गुमराही के भी रास्ते पर चल सकते हैं, सीधे रास्ते पर भी चल सकते हैं और कुछ भी हम अपने लाइफ में कर सकते हैं। और ऐसे ही अल्लाह ताला फिर हमें कुरान मजीद में क्लियरली बताता है कि हमारे पास फुल अथॉरिटी है। कुरान मजीद अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है सूरह कहफ में चैप्टर 18 वर्स 29 में कि फमन शाह फलयुमिन वमन शाह फलयकफुर, जो चाहे ईमान लाए, जो चाहे ईमान ना लाए, कुफर करे। तो ये तुम्हारे अंदर अथॉरिटी है। अल्लाह ताला क्लियरली में बताता है कि तुम गुमराही के भी रास्ते पर चल सकते हो, तुम ईमान भी ला सकते हो। हमने तुम्हें सीधा रास्ता दिखाया है, जो सीधा रास्ता है तुम कैसे अपना लाइफ स्पेंड करो, क्या क्या करो अपने लाइफ में। अल्लाह ताला ने हमें क्लियरली बताया सारी चीज़ें, हमें फुली अथॉरिटी दी है। और अल्लाह ताला एक और आयत में भी कहता है सूरतुल अल इंसान चैप्टर 76 वर्स 3 में कि इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा, कि हमने तुम्हें सीधा रास्ता दिखाया है, तुम उसका शुक्रगुजारी करो या उसका तुम कुफर करो, उसका नाशुक्री करो। ये तुम्हारे अंडर में, तुम्हारे अथॉरिटी में। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि यार तुमने कोई गुनाह करते हो, शराब पीते हो, जिना करते हो या दूसरे बहुत बुरे काम करते हो, ठीक है, अपने लाइफ में, और उसका इल्ज़ाम अल्लाह ताला पर नहीं लगा सकते। कैसे कहते कि हमारे पास कोई फ्री विल, कोई अथॉरिटी नहीं, उस मुजरिम की तरह कि उसको कोर्ट में घसीटा गया और उसने कहा कि मेरे पास कोई फ्री विल नहीं था। तो ऐसे ही तुम कि मिसाल के तौर पर अगर हम लोग कहें कि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं तो मैं कोई गुनाह करूं, ठीक है, उसका तो ऑर्डर ऑलरेडी अल्लाह ताला ने तकदीर में लिखा था। तो हम लॉजिकली एज लॉजिकली बात करें तो उसका इल्ज़ाम किस पर जाएगा? नौज़ बिल्लाह। अब मिसाल के तौर पर मैं रोबोट को कहूँ कि तुम्हें ये करना है तो वो करे, ठीक है, उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर आएगा या उसके ऊपर आएगा? अब मेरे ऊपर आएगा ना। तो ऐसे ही नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला के ऊपर आएगा, ठीक है, इल्ज़ाम। तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास सारी अथॉरिटी है, जैसे कि अल्लाह ताला हमें क्लियरली बताता है कुरान मजीद में सूरतुल अज़्ज़ुमर चैप्टर 39 वर्स 70 में, वफ़ियत कुल्लि नफ्सिन मा अमिलत, जो भी किसी नफ्स ने कोई अमल किया है उसको उसका पूरा बदला दिया जाए, जो भी तुमने अमल किया है। और अल्लाह ताला आगे कहता है सूरतुल ज़लज़ाल में चैप्टर 99 में वर्स 7 to 8 में कि जो भी तुमने फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, कि जो भी तुमने कोई अमल की है एटम की ज़रे के भी बराबर अच्छाई की है, भलाई का काम किया है, उसका तुम्हें बदला दिया जाएगा। और आगे भी कहते हैं अल्लाह ताला वर्स 8 में कि फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, कि तुमने जो भी बुराई की हो एटम की वेट के जैसा भी बराबर भी, उसका तुम्हें पूरा बदला दिया जाएगा। तो ये अगर हमारे पास फ्री विल नहीं होता, अथॉरिटी नहीं होता, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है क़यामत का? क़यामत ही नहीं होता। क़यामत का मतलब क्या है फिर? क्योंकि हमारे पास कोई तो अथॉरिटी नहीं है, कोई फ्री विल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस लाइफ का मतलब क्या होता? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस है फ्री विल के बारे में, जो कि फ्री विल को सपोर्ट करता है कि एक साहबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि अगर जहन्नम और जन्नत ऑलरेडी डिसाइडेड है, उसका फैसला हो चुका है, तो हमारे अमलों का फ़ायदा क्या है? कि हम बुरे अमल करें या अच्छे अमल करें, उसका फ़ायदा क्या है? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब ये दिया कि जो जन्नती हैं उनके लिए अच्छे अमाल आसान हो जाएंगे और जो जहन्नमी हैं उनके लिए बुरे अमाल बहुत आसान हो जाएंगे। अल्लाह ताला आगे कहता है सूरतुल मुल्क में चैप्टर 67 वर्स 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन अमला, कि हमने लाइफ और ज़िंदगी पैदा की ताकि तुम्हें बताएं कि तुम में से बेहतरीन कौन है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमें फुल अथॉरिटी दी है, जो भी हम अपने लाइफ में कर रहे हैं उसके ज़िम्मेवार हम खुद हैं। और यकीनन अल्लाह ताला हमें क्लियर कॉन्सेप्ट देता है कि यस हमारे पास फ्री विल है। दूसरी जगहों पर ये कॉन्सेप्ट बहुत अभी तक इस पर जो है ना बातें हो रही हैं। तो आप अपने अमल के ऊपर जो है ना थोड़ा फोकस करें और उसे जानें, ठीक है, उसे जानें और अपने अमलों को ठीक करें। आपके पास आज आपको पता चला कि क्या है, सब तेज़ी से कहो ना कि आप सबके पास क्या है, यकीनन फ्री विल है।
ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے یہ زبردستی میں نہیں بلوا رہا ٹھیک ہے آپ کے پاس آپ کو بتا رہا ہوں ایک گڈ نیوز دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس بالکل فری ول ہے آپ جو بھی کچھ چیزیں ہیں جہاں ہمارے پاس فری ول نہیں ہوتا لیکن کچھ چیزوں میں بہت ساری چیزوں میں ہمارے پاس فری ول ہوتا ہے دیٹس اٹ آل فار ٹوڈے تھینک یو کوئی بھی سوال ہو کچھ بھی ہو فریلی وداؤٹ اینی پرابلم سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے قیامت کے بارے میں بات کی کہ قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے عمل کا حساب ملے گا لیکن جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں قیامت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ وہاں ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے کہ جیسے کہ اللہ کے ہاں یہ سب کچھ ہو چکا ہے آلریڈی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے کس نے کیا اعمال کرنے کس نے کیا اعمال نہیں کرنے قیامت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ آلریڈی ڈٹرمائنڈ ہے اللہ تعالیٰ نے ماضی کے صیغے میں باتیں یہ ہو چکا ہے اس کے بارے میں آپ کیا اس کہیں کا یہ ہے کہ جو تقدیر کا سمپل مطلب ہے پریڈکشن کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے اس نے آلریڈی سارے چیزیں دیکھ چکے ہیں اس کو پتہ ہے کہ جو ہے نا ایمان والے جو عمل کریں گے جو بھی عمل کریں گے ٹھیک ہے وہ کہاں جائیں گے اور کوئی برائی کا عمل کرے گا وہ کہاں جائے گا تو اس نے عبرت کے لیے ہمیں ایڈموشن کرنے کے لیے کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو تمہیں ایسے ایسے عمل کرنا چاہیے اگر تم جہنم میں ایسے ایسے عمل کرو گے تو یہ تمہیں عمل جہنم میں لے کے جائے گا تو سبق دینے کے لیے ہمیں جو ہے نا الرٹ کرنے کے لیے اس نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی قرآن میں میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا لیکن یہ تو تقدیر میں بھی لکھا ہوا ہے اگر انسان کافر مرے یا مسلمان مرے تو اس کا کیا ہوگا تقدیر میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ تقدیر میں کچھ چیزیں لکھے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے اتھارٹی میں ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ ہمارا کلر فیملی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس فیملی میں پیدا ہوں گے ہمارا کلر اسکن کا کلر کیا ہوگا اور ہم غریب پیدا ہوں گے امیر پیدا ہوں گے کیا ہم ایک جو ہے نا فل انرجی کے ساتھ پیدا ہوں گے مینس ہم ڈسیبلڈ پیدا نہیں ہوں گے تو یہ آلریڈی لکھے ہیں ٹھیک ہے تقدیر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو ٹھیک ہے تو اس لیے آلریڈی اس کو پتہ ہے کہ تم برے عمل کرنے والے ہو مثال کے طور پر ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ٹیچر کی بات کریں ٹھیک ہے کلاس میں کوئی ٹیچر ہے کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا اگزامپل ہے ٹھیک ہے کلاس میں کوئی ٹیچر ہے وہ کہتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے تو وہ ٹیچر اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پاس ہونے والا ہے اور ایک نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پاس نہیں ہونے والا تو آپ مجھے بتائیں وہ پاس نہیں ہوا ایک پاس ہوا ٹیچر کے کہنے کی وجہ سے یا خود کی عملوں کی وجہ سے تو عملوں کی وجہ سے یقیناً اس نے کوئی محنت نہیں کی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے پریڈکٹ کا مطلب اس کے پاس علم ہے علم غیب جس کو کہتے ہیں تو اس کے پاس علم غیب ہے سب چیزوں کے بارے میں اس کو